से कैसे खेल रहा है, देखो कैसे खेल रहा है कि वो 1 नंबर प्रभात में उसके सामने वो खामोशी से 3 करोड़ की इमारत बनवा रहा है। 3 करोड़ 54 लाख की उससे इमारत बनवा रहा है। बहुत अच्छा है सर्वे प्रभाग नंबर 1, मगर वो खामोशी से इमारत बनवा रहा है। पता है क्या इरादा है? जब वो सर्वे प्रभाग नंबर 1 तैयार हो जाएगा ना, फिर आप सिटी इंजीनियर को यहाँ ढूंढने जाना, वो वहां बैठा रहेगा। फिर यहाँ कमिश्नर के पास तुम मोर्चा लेके जाना, वो वहां बैठा रहेगा। फिर यहाँ पर तुम कोई और कार पर बड़ा बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम लेके जाना, वो एचओडी वहां बैठा रहेगा। क्यों बैठा रहेगा? हमारी जान को खतरा है। वहां पे लोग आते हैं, गाली गलौज करते हैं। देखो हमारे साथी का किसी को खुद ही करवा देंगे कोई कांड, गच्ची को देखो हमारे साथी पे काफलाना हमला हुआ, कारपोरेशन भी उधर ले जाने की साजिश हो चुकी है। ये लिए बादशाह भी मरने वाला है। और अगर ऐसे ही हम लोग ऐसा करते रहे तो यकीन जानिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, नया पूरे को क्या मिला, पूरा शहर इसी तरीके से यतीम हो जाएगा। कौन से नया पूरे के किसी हमारे नौजवान को सर्विस मिल गई मुफ्ती साहब के जरिए कारपोरेशन में? कौन से हमारे नया पूरे के, इस्लामपुरे के इस तरह के किसी नौजवान को कारपोरेशन में कोई अच्छा ओहदा मिल गया? 17 साल हो गया ना, एक मिसाल तो दो। कौन सा कोई हमारा नया पूरे का कोई बंदा बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया कारपोरेशन का? कोई है? कोई मिसाल है आपके पास? कौन सा कोई तरक्की करके लेके चला गया? कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि वहां पर क्या मामला है, अपना काम बनता और नौज बिल्ला भाड़ में जाए जनता। ये हालात है और यही सब कुछ हो रहा है। जब भी ऐसा कुछ मौका आता है, शहर का मौका आता है और कुछ शहर के लिए करने का, कुर्बानी देने का मौका आता है, तो उसके बाद लाई लपेटी बात कर देने का। और उसके बाद ईदगाह पर बनने वाले वह जॉगिंग ट्रैक का क्या हुआ? जॉगिंग ट्रैक बन रहा था, पूरे शहर के लोग जुग दर जुग वक्त लेके हजरत के पास आ रहे थे, आराम से बैठ के वक्त की बात सुन रहे थे, और जॉगिंग ट्रैक बन गया दोस्तों, उनसे कुछ नहीं हो सका। खुद की ईदगाह पर बनता हुआ जॉगिंग ट्रैक नहीं रोकवा पाए, उसके ऊपर बोर्ड लग गया दादा भुसे के नाम का हमारी ईदगाह पर, और उसके बाद हमारा नुमाइंदा देखता रह गया कि हम तमाम लोगों के लिए फिक्र का मकाम। और क्या क्या जाएगा? अभी सिर्फ वो बोर्ड लगा है, कल वो भी छिन जाएगी जो जगह है हमारी। अगर इतनी ही कहना चाहिए कि अहलियत पर सवालिया लिसान रहा उनकी, और इतना ही वो लो चलते रहे, कल वो सब कुछ हो जाएगा, देखते रहेंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मंतिकी जवाब देते रहेंगे। 15 लोग फंस गए, मुफ्ती साहब तुम क्या बोल रहे हो? बोले 12 के निकाल लिए, 15 बाकी है। निकाल लिए जैसे ये खुद उड़ी मार के निकाल। बता। और उसके बाद फैजाबाद गए हजरत वहां पर, और उसके बाद कुर्ता उतार दिया। मैंने वीडियो देखा, बोला अरे बाबा कूदिए। दोस्तों हंसने की बात इसलिए नहीं है कि मुफ्ती साहब बेहतरीन तैराक है। देखो जिसके अंदर जो सलाहियत है, जिसके अंदर जो सलाहियत है, मानना चाहिए। मुफ्ती साहब मच्छी मारते थे, तो मदरसे के वक्त उन्होंने तैरना सीखा है। मुफ्ती साहब बेहतरीन तैराक, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं गवाही दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब खड़ा भी तीर लेते हैं, आड़ा भी तीर लेते हैं, उल्टा भी तीर लेते हैं, सब तरीके से तीर लेते हैं। हंसने की बात ये शहजाद, ये हकीकत है, कई तरह का तीरना होता है भाई, है ना? मगर अब तुम ये समझेंगे कि बाद में तीर लेते तो फिर वो अलग बात। तो मैं बोला यार आप कूदिए नहीं, कूदिए लेकिन कि अपनी पीठ पे बैठाइए लड़ी तरफ लेके। और यकीन जानो, अगर मैं एमएलए होता, कसम खुदा की, अगर मुझे मुफ्ती साहब जैसी सलाहियत तीरने की अल्लाह ताला ने नवाजा होता, तो मैं एक दिन पहले ही असरबाद कूद जाता, एक दिन पहले ही असरबाद कूद जाता और सबको बचाने की कोशिश करता, चाहे उसमें नाकाम हो जाता। अब ये कूदने के लिए जुब्बा था, काफी मुश्किल से उतरा। उसके बाजू में सलीम अस्साम खड़ा था, वो भी गुस्से में उतार दिया। बोले सलीम क्या कर गया? मुफ्ती साहब चाहिए तो अब सलीम उनके बचाए को दिए, तो सलीम अस्साम भी कुर्ता उतार दिया। मतलब बारी बारी लगा तो सब उतर गए, बना दी, मगर हाँ पुल बना देंगे, मगर सलीम के बाद किसकी हिम्मत नहीं हुई। अब उसके बाद बोल रहे कि यार हेलीकॉप्टर मैं मंगवाए। अब मेरा एक सवाल है, मेरे बड़े भाई सब बैठे हुए, मेरे मसले के लोग हैं, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। मैं एमएलए हूँ, मुझे मालूम है मैं हेलीकॉप्टर मंगवा चुका हूँ, तो वहां जाके मैं कुर्ता उतारूंगा। मैं बोलूंगा यार तुम लोग टेंशन
टेंशन मत लो, खा लिए उन लोग बोले हाँ चाह पराठा भेजो, हेलीकॉप्टर आ रहा है। सही है कि नहीं? सीधी सीधी बात। नाश्ता करो और साले मच्छी मारे गए जरा उन लोग आराम से दूर है ना, कोई खतरा तो नहीं है। तो पवार बोलता कोई खतरा नहीं है सर, मतलब ठीक है हेलीकॉप्टर आ रहा है। वहाँ उन्होंने हेलीकॉप्टर का लफ्ज़ बोला ही नहीं सर। वो बनाएंगे 353 में, तो कल बोला असलम भाई को कि उनके ऊपर 353 क्या रहता हो, वो बनाएंगे उनके ऊपर सरकारी काम में अड़थड़ा। हाँ सरकारी काम में अड़थड़ा, बोले यार हमारी नकदी बह रही थी उसमें तुम अड़थड़ा बने। वो केस बनेगा उनको 15। तो अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर मंगवाया होता दोस्तों, सच्ची बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतना नाजुक जज्बाती मामला है, किसी की जान दांव पे लगी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाद में बोले हेलीकॉप्टर मैंने मंगवाया। अगर आपने हेलीकॉप्टर मंगवाया था तो कुर्ता क्यों उतारे? ये सवाल नंबर 1 है ना। अगर कुर्ता उतारे इसका मतलब तुमको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई हेलीकॉप्टर की बात है। जब तुम कुर्ता उतारे है ना, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे, तुमको मालूम भी नहीं थी हेलीकॉप्टर आने वाला है। आप वो वीडियो देख लो जिसमें वो कुर्ता उतारे, हेलीकॉप्टर का लफ्ज भी नहीं है उसमें। अगर ऐसा रहता तो सुबह तुम भैया बात कहते तो बोलते ना कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, मगर मुझे भी गर्म लगा था तो मैं कुर्ता उतार दिया। अच्छा उनको मालूम था कि पवार खड़ा है, फायर ब्रिगेड का वो मेरे को कूदने ही नहीं देगा। जैसे जब पकड़ने वाले 4 रहते शहजाद, तो आदमी उड़ के लड़ाई करने का बोलता, बोले छोड़ दे बिल्कुल, आज ही रहिए या तो मैं रहिए। आज ऐसे ही सब दोनों तरह से चारों छोड़ देते, वो दोनों बोलते और क्या हाल चाल है। ऐसी बात है। पहला झूठ मेरा रफीक भैया दूसरी गली में रही तो रफीक कटे, रफीक भैया ना वो गया था थिएटर में, अब अंधेरा था, बाजू वालों को धक्का लगा, बोले था बाहर निकल। आप जब बाहर आया तो वो उससे भी लंबा, बोले और चाहिए बिना। तो ये ऐसा मामला है। तो ये मामला जो है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं इस मामले। आसिफ भाई ने बोला देखो बात सच्ची ये है कि हेलीकॉप्टर तो इंतजामिया का काम चल रहा था मुसलसल में, कैसे इनको बचाना। यहाँ से लेकर मंत्रालय तक तो रिपोर्टिंग हो गई थी। हेलीकॉप्टर आता या जंगी तैयारा आता, जो भी आता वो तो होता। उसने अर्था आ रहा था। आसिफ साहब ने फोन किया कि भैया तुम लोग का कोई प्रॉब्लम है क्या, टेक्निकल कोई तकनीकी प्रॉब्लम है क्या हेलीकॉप्टर में, पैसे वगैरह का तय नहीं हो रहा कलेक्टर, मैं पैसा दे दूंगा तुम लोग हेलीकॉप्टर भेजो और वो लोग बच्चों को दिखाए। ये होती है बात। और सच्चे और फिर उस वक्त कलेक्टर को समझ में आया कि आप अपन डेयरिंग करो, खुदा न खास्ता अपने ऊपर कोई महसूल का मामला आया तो आसिफ भाई बोले और एक ऐसा आदमी बोला जो पैसा दे सकता। ये देखो मैं बोलता तो मसला दूसरा था, बोले मुल्ला तो बोले मछली यूनानी चला था ही कहा देगी। एमएलए साहब बोलते मैं पैसा दे दूंगा तो भी वो मानता नहीं, उसकी वजह दूसरी है, वो जलसे में सुनना। मगर आसिफ साहब दे सकते, उसको यकीन था। जब प्रांत ने डिसीजन लिया, जब कलेक्टर ने डिसीजन लिया कि अगर हमारे ऊपर कोई भी कहना चाहिए कि महसूल का मैटर अगर हमारे ऊपर हुआ तो आसिफ साहब हमारी भरपाई कर देंगे। उन्होंने डेयरिंग किया और उसका नतीजा ये निकला कि हेलीकॉप्टर आया। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, हमारा नुमाइंदा यहाँ पर भी नाअहल साबित हुआ, उनकी अहलियत पर यहाँ पर भी सवालिया निशान लगा, जबकि होना ही चाहिए। आसिफ साहब ने बोला ना कि अगर मैं एमएलए होता तो मैं कपड़ा नहीं उतारता, मैं पूरे अधिकारियों का कपड़ा उतरवा देता एक दिन पहले और उनको रात भी गुजारने देता। वहां पर मालेगांव में नहीं थे आसिफ साहब, मैं आपको बता दूं आसिफ साहब बॉम्बे में थे। आसिफ साहब 2 दिन बॉम्बे में थे। अगर मालेगांव में भी आसिफ साहब होते ना तो उन लोगों को इस तरीके से 18-20 घंटा गुजारना नहीं पड़ता वहां पर। कुछ ना कुछ तो आसिफ साहब जब वहां जाते तो करते। लीडर का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, काम करने की बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। सुबह 9 बजे जाके हजरत बोल रहे हैं कि उनको खाना होना तो भेजो, वो लोग भूखे हैं तो रतिया से काहे नहीं बोलो। आज उन लोग के 14 घंटा हो गए अंदर, तुम जब खाने का नहीं बोला वहीं आपको कपड़ा उतार के खाना भेज रहे हो, तो खाना ही लेके टायर पे बैठ के चले जाते ट्यूब के, वो बेचारा बुढ़े को तकलीफ नहीं होती। तो दोस्तों पूरी तरीके से हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सियासी मैदान में नाकाम साबित हुए हैं। उन्हें मजीद 5 साल देना यानी हमारे शहर को और 10 साल पीछे करना है। बहुत सारे काम वो होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए दिमाग में। आसिफ साहब 5 साल रहे, उर्दू घर दिया, 5 साल रहे, फ्लाईओवर ब्रिज दिया, 5 साल रहे, पूरे बच्चों को कंप्यूटर दिया, कई 100 कंप्यूटर दिए स्कूलों में, 5 साल रहे, 12 से 15 हजार बच्चों को हर साल दर्सी किताबें दी, 5 साल रहे,
आसिफ साहब ने वो कुछ किया जो जिसकी मिसाल महाराष्ट्र के किसी एमएलए के पास नहीं होगी। ऐसे अनोखे अनोखे काम उन्होंने किए। अभी आसिफ साहब एमएलए नहीं रहते हुए भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा मसाजिद में सोलार पैनल लगाने का प्रकरण चला रहे हैं। उस पर भी मुफ्ती साहब बोले कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है, ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। अरे भाई जब कोई बात मालूम पड़े तो मैं तो सोचूंगा जाके मैं भी मालूमात लूं, मैं भी 2 मस्जिद में लगा दूं, मगर वो उल्टा डिग्रेड कर रहे। अब मस्जिद में जब लग जाएगा सोलार पैनल तो फिर हजरत क्या बोलोगे आप? तो इस तरीके से नहीं करूंगा भी नहीं और करने भी नहीं दूंगा। और अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए मैं झूठ बोलूंगा। ये सब चीजें अच्छी नहीं है। आने वाला असेंबली इलेक्शन हम तमाम लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जिसके अंदर जो सलाहियत है, जिसके अंदर जो कला है, जिस शख्सियत के अंदर जो सलाहियत है, जिसके अंदर जो हिम्मत और कुव्वत है, उसको उस सलाहियत के साथ इस्तेमाल करना ये अच्छी आवाम होने की अलामत है और हमें अच्छी आवाम बनना है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने शहर के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए मौजूदा जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, हालिया अक्टूबर में होने जा रहा है, इसमें आसिफ साहब को कसीर तादादों से वोटों से आप नवाजिए, उनके चुन कर लाइए। आसिफ साहब के जहन में बहुत बड़ा शहर के लिए प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा आसिफ साहब के पास प्लान है और उसके तहत आसिफ साहब मुसलसल इंशाअल्लाह काम करेंगे। और 5 साल के अंदर आप लोग देखोगे कि हमारे शहर को कोई और नुमाया चीजें मिली हैं, हमारे शहर में और ज्यादा काम हुआ है। और हमारे मुफ्ती साहब ने बुनकर सर्कल का कहा कि नहीं बनवाया, 30 करोड़ की लागत से 30 लाख ना बोलना तो 30 करोड़ बोल दिए। बोलिए इतना खुश थे, इतना खुश थे कि 30 करोड़ का 30 लाख का जब कुदाल मारे शकील भैया, वो वीडियो मौजूद है, वो बोले 30 करोड़ की लागत से बुनकर सर्कल बन रहा है। मतलब सब बुनकर खुश हो जाओ, मैं 30 करोड़ की लागत से बना रहे बुनकर सर्कल। वो कुछ बना होना नहीं और ना बनेगा, है ना। अभी बोल रहे 5 करोड़ रुपया का, बोले 5.25 करोड़ का मैं बना रहा, क्या गार्डन बना रहा। तो एक मेरा भाई है कि उसने वीडियो बनाया कि मुफ्ती साहब इतनी दूर गार्डन बना कर क्या फायदा, वहां पर तो कब्रिस्तान की जरूरत रही, वहां पे कब्रिस्तान की जरूरत है, जहां पर वहां तुम गार्डन बना रहे हो। जिसको भूख लगी है उसको फूलों का गुलदस्ता देकर क्या फायदा दोस्तों। जिसके लिए 2 गज जमीन नहीं है दफन होने के लिए, जो उसे फूलों का गुलदस्ता दोगे तो उसकी और ज्यादा दिल आजारी होगी। शहर खंडर बन चुका है, आप गार्डन बना रहे हो, ये तो हमारे शहर का और ज्यादा मजाक है। आप सेंट्रल के एमएलए हो और आउटर में जाकर गार्डन बना रहे हो, ये और बड़े मजाक की बात है। मैं बोलता हूँ कि क्या किया जाए और कैसे इनको समझाया जाए और कैसे कहना चाहिए कि छुटकारा लिया जाए, ये बात हम तमाम लोगों के सोचने की। आउटर के नहीं है आप सेंट्रल के हो। आपने 100 करोड़ का फंड का बोर्ड लगाया था अब्दुल्ला के साथ पूरे गांव में, बोले क्या लगा 50,000 नहीं सही, कितना है बोले बोर्ड का, बोले 1500 लगा दे, बोले समझ ले बात। 100 करोड़ का बोर्ड लगा था, उसमें कोई काम नहीं हुआ अभी तक और ना कोई काम होगा। पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले 40 काम की कुदाल मारे थे, 4 काम भी नहीं हुआ। 81 काम करने का पिछले इलेक्शन में उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था, उसमें का एक काम भी नहीं हुआ। 81 काम तो हुआ नहीं, 82 नंबर का काम शुरू कर दिए गार्डन वाला, और वो भी कुछ बनेगा नहीं। उनके पिछले एमएलएशिप में भी उन्होंने वहां पर गार्डन बनाया था, वहाँ आज भी बोर्ड लगा हुआ है, छोटा कदम मार्केट है। हाँ वहाँ पर भी वो आज भी वो बोर्ड बना हुआ है, वहाँ गार्डन नहीं बना दोस्तों। 15 लाख रुपए का उसका बजट था, आप जाके देख लो, बोर्ड अभी भी लगा हुआ है। आप बोले 5.25 करोड़ का मैं बजट बनाऊंगा, छोटे की मार्केट है, वहाँ पे कुदाल लगा दे, वो कुदाल का निशान इतना बड़ा आज भी वहाँ पे। तो दोस्तों ये शहर है और ये शहर के हालात है और ये हमारे एमएलए साहब की अहलियत। आप तमाम लोगों को सोचने का मकाम, आप तमाम लोगों को गौर करने का मकाम है। ये सब जो चीजें है ना कि आपको आके लोग भड़काएंगे, बिरादरीवाद का वास्ता देंगे, ये सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। हम एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं, हम एक कुरान के मानने वाले हैं। हमारे रसूल ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी है, इसलिए हम ऐसी किसी बात को कबूल नहीं करते। मैंने कभी ऐसी किसी बात को कबूल नहीं किया, आप भी कबूल मत कीजिए। अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हम तमाम लोग हैं। अगर हमें कोई खानों में बांटेगा तो कुरान कह रहा है कि तुम्हारे अंदर बिरादरियां, तुम्हारे अंदर कहना कि हसाब और नसब
हमने सिर्फ तारुफ के लिए बनाए हैं। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे अंदर जो हमने बनाया है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तुम्हें जो अलग अलग कबीले, अलग अलग खानदान, अलग अलग बिरादरियों में जो हमने तुम्हें बांटा है, लितआरफू, सिर्फ तुम्हारी शनाख्त और पहचान के लिए, इसकी कोई हैसियत नहीं। ये सिर्फ तारुफ के लिए। अल्लाह के नजदीक इज्जत के लायक, तकरीम के लायक तो वो है जो अल्लाह ताला से ज्यादा डरने वाला है। इस बारे में हम अल्लाह से ज्यादा डरने वाले बने, ऐसे किसी भी बात को कबूल ना करें। अगर हमें कोई फिरका वारियत में बांटना चाहता है, बिरादरीवाद में बांटना चाहता है, ये गैर शरई बात होगी, ये गैर शरई अमल होगा। इसलिए मैं चाहूंगा, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान के मानने वाले हम लोग हैं, हम ये तमाम चीजों से ऊपर उठ के अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने शहर के मुस्तकबिल के लिए, हमारे कहने के तामीरी और तरक्की मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए आसिफ साहब को एक मरतबा मौका दें। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई मौजूद है, मेरे बुजुर्ग मौजूद है, जिनके दरमियान मैंने आंख खोली वो लोग मौजूद हैं। मेरी बात के ऊपर आप लोग कान रखेंगे, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।